नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। और इसमें नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये संविधान के मुख्य पार्ट हैं। और कुछ विद्यार्थियों ने यह भी कहा था कि सर ये टॉपिक ऐड नहीं है हमारे तो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में। प्यारे मित्रों, देखिए ये जो पार्ट हैं, नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये संविधान वाले पार्ट में ही है आपके, उससे कोई अलग भाग नहीं है। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इनमें से प्रश्न प्रत्येक बार एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से पढ़ें। पूरा जो टॉपिक है वो आपको देखना होगा। और यहाँ पर आरबीसी पुस्तक में से करवाया जा रहा है, प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो देखते रहें साथ साथ में। आज देखें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहले आपका भूमि सुधार। आज़ादी से पूर्व की बात है, किसान जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के शोषण का शिकार थे। देखिए दो नाम हैं, एक जमींदारी व जागीरदारी। इस प्रकार की प्रथा पुराने समय में, आज़ादी से पूर्व की बात है, उस समय किसानों को जमीन तो मिलती थी खेती करने के लिए, लेकिन जो मालिकाना एक हक होता है, स्वामित्व, वो उनके पास में नहीं होता था। काम करते बेचारे, लेकिन मालिक स्वयं नहीं थे। तो इस प्रकार की ये प्रथाएं थी। किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में बात करें तो भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू करने से किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई। तो ये बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया है संविधान में, संविधान की 9वीं अनुसूची में। ध्यान रखें, कब? 1951 में। और इसके बाद में आज तक जो भूमि को जोतता है उसी की वह भूमि रहती है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, जागीरदारी और जमींदारी प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। दूसरा है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप देने की बातें की गई है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई है। 2 अक्टूबर 1959 से कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 1993 में। और ये संविधान जो संशोधन किया गया वो था 73वां। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। तीसरा पॉइंट है पंचवर्षीय योजनाएं। देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। किसी भी तरह से देश का आर्थिक यानी रुपए पैसों में विकास किया जा सके, इस आधार पर योजना आयोग का गठन करके आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया गया। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और वर्तमान पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से संचालित की जा रही है। लेकिन जो नए आंकड़े हैं उनको आप देखना, यहाँ पर अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं और कौन सी चल रही है, यह आपके लिए सवाल है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसको देखते हैं और कमेंट करते हैं। वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना जारी है और कितनी हो चुकी हैं? देखिए आगे, इन योजनाओं में जो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी, उसमें कृषि है, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम तैयार करके क्रियान्वयन निरंतर जारी है। कृषि में बढ़ोतरी किस प्रकार से की जा सके, जल के जो संसाधन हैं, पशु नस्ल सुधार है, ऊर्जा है, उद्योग, ये सारे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, इनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तैयार करके अच्छे से इनका क्रियान्वयन किया जाता है और ये निरंतर जारी भी है।
चौथा पॉइंट है कमजोर वर्गों का कल्याण। कमजोर वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान व शासन में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि 95वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई। अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं और इनके शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए यानी बढ़ोतरी के लिए शिक्षा का स्तर किस प्रकार से बढ़ाया जा सके उसके लिए निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्तियां आदि की व्यवस्था की गई है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह आयोग इस वर्ग के शोषण संबंधी घटनाओं की जांच कर सकेगा और महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं इस संशोधन में। पांचवा पॉइंट है इसमें में सामाजिक सुरक्षा है। नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 2000, मनरेगा बोलते हैं अब इसको, अधिनियम 2005 आदि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। ये क्या है आपकी सामाजिक सुरक्षा। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण है। आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन आदि के साथ साथ में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार है। सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों व त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था को अपनाया गया है। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बात करें भारत की तो मात्र 14% आबादी शिक्षित थी उस समय, और हमारी सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। और अगला पॉइंट देखिए, इसमें 9वां पॉइंट है संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। आर्थिक व सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये बार बार इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, ध्यान में रखें कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है इसमें। और 10वां पॉइंट है सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन। चाहे वे कोई भी हो, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर आजीविका है, उसमें भेदभाव दूर करते हुए स्त्री पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान किया गया है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए ये कार्य दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व है, ये दोनों ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास से संबंधित हैं। मूल अधिकार हो चाहे नीति निर्देशक तत्व है, आम नागरिकों को कल्याण हो इससे और विकास में बढ़ोतरी मिले तथा नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर भी दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, लेकिन निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, कानून इसकी मंजूरी दे रखी है, लेकिन निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन हैं, नैतिकता के आधार पर। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, लेकिन निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, लेकिन निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अंतर इनमें दर्शाते हैं।
मूल अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध है। क्या संबंध है? संविधान के भाग 3 की बात करें तो उसमें मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। उनका वर्णन देखने को मिलता है। 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ध्यान में रखें। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक माना है, कॉम्प्लीमेंट्री, और ये सम्मिलित रूप से कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने उनका मत था कि दोनों भागों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। सन 1967 में गोलकनाथ वाले मामले में न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च एवं संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया गया था। सन 1973 में केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यह बात किस में लिखी गई है? केशवानंद भारती का जो वाद विवाद था उसमें 1973 की बात है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, किंतु बाद में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त करके यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है और वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। अब देखिए मूल कर्तव्य। मूल अधिकार व कर्तव्य में विशिष्ट संबंध है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना ही संभव नहीं है। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन करते हुए यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किया जाना चाहिए। किस संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। कब हुआ? 1976 में। और तब यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उनका उल्लेख भी किया जाना चाहिए। संविधान का भाग 4 क में 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान के भाग 4 क में 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया है और इसमें उल्लेख किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का है वो कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर करे। ये कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, वह उनका भी पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को क्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए जो भी भारत के निवासी हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। संविधान बहुत कुछ कहता है, लेकिन मानते इसको बहुत ही कम है। जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है ऊपर से, तब माना जाता है। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन भी करे, यानी उसको बढ़ोतरी भी प्रदान करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास किया जाए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से हमेशा दूर रहें।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। और कुछ आलोचनाएं हैं, देखिए, मूल कर्तव्यों की। कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई। ये आलोचना है। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमारे संविधान में किसी भी तरह की कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे इनकी पालना भी भली भांति नहीं हो पा रही है। अत्यधिक आदर्शवादी मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित हैं, जैसे राष्ट्रीय आदर्शों की पालना, देश की समन्वित संस्कृति व गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। ऐसे ही आदर्श हैं जो प्राय व्यवहार में काम में नहीं लिए जा रहे हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों की पालना किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। ये हमारे नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं। ये राष्ट्र हित व राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाले हैं और संविधान में इनको सम्मिलित करने के पीछे कोई राजनीतिक या दल भगत भावना नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक चेतना के विकास के साथ साथ नागरिक भविष्य में इन कर्तव्यों को धीरे धीरे पालन करने में अभ्यस्त हो जाएंगे। प्रत्येक नागरिक द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बाद में, जो भी अपन ने पढ़ा है पाठ में, ये कुछ बिंदु दिए गए हैं और इसके बाद में है आपके प्रश्न उत्तर। ये देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न, तो इनको आप स्वयं करेंगे। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करता है इसमें। पहला है, देखिए बता देता हूं मैं साथ साथ में, नहीं तो फिर कहेंगे बताया नहीं सर ने। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में, भाग की बात की जा रही है तो भाग 1 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? 24 घंटे के भीतर। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आना चाहिए सभी को ये, आयरलैंड। चौथा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? देखिए, में किया गया है, तो कौन से में किया गया है? चौथे में, राइट होगा डी। पांचवा प्रश्न है, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार है। यह निम्न में से किस प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है? पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकापार्जन का अधिकार है, तो यह होगा आपका आर्थिक सुरक्षा संबंधी। छठा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ में जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में। सातवां है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। और जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 7 थे। ये बताए थे आपको। एक संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। 8वां, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परम आदेश। परम आदेश। तो ये था आपका चैप्टर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। और इसके बाद में
जो भी आपके आगे दे रखा है सिलेबस में उसी को पढ़ेंगे। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।